यस सर। हेलो। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो हरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयरियाय नमो वज्राय नमो लोके सवसाय मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूमितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सर आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ, सॉरी। मैं ये पूछ रहा था, आपने कुछ रिक्वेस्ट भेजी है क्या वो हाँ, गूगल ड्राइव स्टडी पर? मटेरियल। वो जैन एपिस्टेमोलॉजी की है जो आपने भेजा है। आपको हाँ। जैन लॉजिक चाहिए ना? नहीं, मुझे कौन सा चाहिए था? मैन्युस्क्रिप्ट। हाँ वही, मैंने सॉरी मैन्युस्क्रिप्ट चाहिए ना? मैन्युस्क्रिप्ट में वही सोच रही सर, जैन लॉजिक कहाँ से है। हाँ। अब गलत आपके पास शायद गलत लिंक होगी, मैं एक बार दूसरी लिंक भेजता हूँ ओके। जो कि अपने मैन्युस्क्रिप्ट साइंस वाले पेपर की है। चैट बॉक्स में मैंने लिंक भेजी है, करेक्ट लिंक। ठीक है, आप उस पे एक्सेस कर पाएंगे। चलिए, तो लास्ट क्लास में अपन पाठालोचन पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से पाठालोचन किया जाता है। ठीक है, तो उसमें अभी तक हमने क्या क्या देखा था कि मूल पाठ किसे कहते हैं, और मूल पाठ का उपयोग किन किन दृष्टियों से होता है, फिर लिपिक किस प्रकार से उसकी प्रतियां बनाता है, और कैसे इनका वंश चलता है। फिर गलतियां जो होती हैं वो पढ़ करके कैसे कैसे गलतियां होती हैं, है ना, कि किसी ने किसी शब्द को कुछ पढ़ा, एक प्रति में कुछ गलती हुई, उससे जो कॉपी गई उसमें और गलतियां हुई, और आगे वो गलतियों की परंपरा बढ़ती चली जाती है। ठीक है, ये सारा हम यहाँ पर पढ़ चुके थे। अब सेकंड, प्रमादवश जो पाठालोचन में गलतियां होती हैं, पाठालोचन में नहीं, इसकी मैन्युस्क्रिप्ट की जो प्रतियां बनाने में, उसको देखिए कैसे आइडेंटिफाई करना होता है और कैसे फिर उसको सही लिखना होता है, वो सारी चीजें यहाँ पर बताया। चल इसे सेकंड पॉइंट से अपन को पढ़ना है। कौन पढ़ेगा आप में से? हाँ, कौन पढ़ रहा है? आपको आवाज आ रही है?
हाँ सर बोलिए। हम्म, कौन पढ़ रहा है इसको, कौन पढ़ेगा आज? मैं पढ़ती हूँ सर। हम्म, प्रमादवश मूल लेखक ने जो लिखा है उसे पढ़कर ही लिपिक लिखता है, लेकिन अज्ञान और प्रमादवश पढ़ने एवं लिखने में कुछ का कुछ परिणाम हो जाता है। प्रमाद दृष्टिकोण के कारण ही ऊपर स्वसारा और स्वसारा को पसारा पढ़ा गया है। लोपक प्रमाद के कारण लिपिक मूल पांडुलिपि के किसी शब्द या वाक्य के अंश को ही छोड़ देता है। हाँ, बताइए क्या समझ में आया आप लोगों को? आप लोग क्लास में हैं? क्योंकि जवाब तो दे नहीं रहे हैं, वीडियो भी आपका ऑफ है, मैं है। कैसे मानूं आप लोग क्लास में हैं? हाँ है सर। तो बाकी सब कैसे? लोग? बताइए क्या समझ में आया या क्या समझ में नहीं आया? इसमें सर इन्होंने यही बोला है कि अज्ञानवश कुछ भी मीन्स एक अल्फाबेट की भी मिस्टेक हुई तो पूरा ये हो जाता है पढ़ने में। बाकी सब लोग? सर लोकपाल प्रमाण का मतलब नहीं समझ में आया। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। हाँ, बताइए। यहाँ गला खराब है, खांसी है, फिर भी हम क्लास लेते हैं, बट हमें पता नहीं चलता है कि आप लोग सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, आप लोग हो भी कि नहीं हो। कैसा लगता होगा कि किसी पढ़ाने वाले को रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हैं, आप लोग बोल भी नहीं रहे हैं? क्या करें तो बताइए। सर एक्चुअली आज मुझे थोड़ा अच्छा ही नहीं लग रहा है। मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया है सर। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी तबीयत खराब है तो। बाकी हाँ सब लेकिन लोग? इतना ही मैंने आपको बोला कि वो मीन्स पढ़ते समय या बोलते समय जब अपन कॉपी कर रहे हैं और हाँ। समझो कोई डिक्टेट कर रहा है और उसने गलती से एक वर्ड की भी मिस्टेक की तो उसमें मिस्टेक हो सकती है। हम्म देखिए, लोपक प्रमाद का मतलब होता है पिताजी कि सेंटेंसेस या छंद या कोई शब्द के शब्द, वाक्य के वाक्य गायब हो जाना, गायब कर देना। ठीक है, तो कई बार हमारी गलती से मान लो हम कॉपी कर रहे हैं, तो कोई एक लाइन हमने छोड़ दी, एक पैराग्राफ हमसे छूट गया। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हमें संख्या भेद अलग अलग देखने को मिल जाता है। कोई आप एक प्रति देखेंगे तो उसमें छंदों की संख्या एक 95 होगी, किसी दूसरी प्रति को देखेंगे तो उसमें छंदों की संख्या 90 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से कई कई बार ऐसे लोपक प्रमाद के कारण ये सारी चीजें जो हैं वो गायब हो जाती हैं। कभी शब्द गायब हो जाते हैं, कभी वाक्य गायब हो जाते हैं, कोई अंश छूट जाता है, कोई है ना, कोई वर्ड्स छूट जाती है। इस तरीके से ये सारी चीजें जो है वो इस तरीके की गलती के कारण, प्रमाद से जो हो जाता है। तो प्रमाद से बहुत सारी गलतियां होती हैं। शब्द गलत लिख जाते हैं, कुछ का कुछ लिख दिया जाता है, ऊपर नीचे लिख दिया जाता है, गलत लिख दिया जाता है, या गायब ही हो जाता है। ये सारी वो गलतियां हैं जो प्रमाद के कारण हो जाती हैं।
ठीक है, एक लिपिक से जब वो पांडुलिपियों की प्रतियां बना रहा होता है। तो फिर वो एग्जाम्पल जो भक्तांबर के लिए आता है वो वैसा है कि सब बोलते थे पहले उसमें हम्म 50 ये थी और अभी 48 ही रह गई है, हम्म 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 तो ये नहीं, ऐसे वो वजह बात से चला अलग गया। है। वो अलग है और ये अलग है। अच्छा। हम्म। देखिए, अब ये अपने आप में शोध का विषय है कि उस माने श्वेतांबर प्रतियों में भक्तांबर काव्य के 44 काव्य जो है वो क्यों है, 48 क्यों नहीं, अथवा दिगंबर में 48 क्यों है, और जो श्वेतांबर में जो चार नहीं है वो चार जो नहीं है वो क्यों नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो जो चार काव्य नहीं है वो कौन से नहीं है आप लोग जानते हैं, माने कौन से नहीं है, किस टॉपिक से रिलेटेड हैं, क्या है, जानते हैं आप लोग? कोई जानता हो तो बताइए। हाँ, सिर्फ नहीं है इतना जानते हैं। हमारा सा जयदीप जी, कोई जानते हैं, कोमल जी वगैरह कोई भी? 44 और 48 है, ये डिफरेंस है, ये तो पता है ना। हाँ हम्म। कौन से नहीं है? सर वो अष्ट प्रतिहार्य वगैरह शायद नहीं लेते हैं, मतलब हम्म जो श्वेतांबर वाले हैं, हम्म है ना, वही हाँ कारण है। हाँ, सही पकड़ा आपने। अष्ट प्रातिहार्य का जो विषय है, उस अष्ट प्रातिहार में से चार प्रातिहार वाले नहीं मिलते। अब ऐसा तो नहीं है कि श्वेतांबर परंपरा में प्रातिहार्य नहीं माने जाते हों या उनकी संख्या 8 नहीं हो, वे 8 ही माने जाते हैं। हाँ दोनों ही ठीक है। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही परंपराओं में वे 8 ही माने जाते हैं। लेकिन भक्तांबर के जो 44 काव्य मिलते हैं उनमें से चार का तो है, माने 8 का एक एक काव्य हुआ ना, तो हाँ उसमें से चार का मिलता है, चार का नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये कोई ऐसा तो नहीं है कि दोनों परंपराओं में कोई भेद हो या मानने की परंपरा में कोई भेद हो, फिर भी ऐसा क्यों नहीं मिलता, ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये भी एक विचार करने वाली बात है, ये भी एक सोचने की बात है, जिसमें से हाँ अपन ये कह सकते हैं कि एक संभावना ये हो सकती है, एक संभावना है कह रहे हैं, एक पॉसिबिलिटी कह रहे हैं कि जब किसी ने शुरुआत में इसकी प्रतियां बनाई हों तो उससे कदाचित ऐसे चार काव्य छूट गए हों और फिर वही परंपरा आगे चलती चली गई हो, और फिर वो इसी तरीके से, क्योंकि कोई ठोस कारण हमें समझ में नहीं आता, ऐसा कोई स्ट्रांग रीजन हो कि मतभेद हो, दोनों की मान्यताओं में अंतर हो, तो एक रीजन ये भी हो सकता है। ठीक है, और भी बहुत कुछ हो सकता है, कोई शोध करेगा तो और अच्छी तरीके से पता लगा सकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड। छूट भूल एवं आगम के कारण। यदि लिपिक स्थिर चित्त होकर नहीं लिख रहा है तो वह अपने मन में तो पूरा शब्द बोलता है, परंतु लिखते समय उसे उससे कोई ना कोई वर्ण छूट जाता है। होता है यह कि नहीं होता भूल है आप लोगों के साथ कभी कभी? होता यस है। ये तो बहुत होता है प्रैक्टिकल है सर। ना, इसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, अपने साथ भी होता है, तो ऐसे लिपिक के साथ भी हो सकता है। ठीक है, हाँ आगे। यह भूलवश ही होता है, जैसे सरवर को सवर लिखना। अब देखना, ले जैसे कि सर्वर लिख रहा था उसने सवर लिख दिया, अब कोई तीसरा बाद में आएगा वो कहेगा सवर क्या होता है, संवर होता है 7 तत्वों में, उसको संवर बना देगा। ध्यान हाँ, में है रे? हाँ यस सर, समवरी करेगा कोई भी, सवर तो नहीं लिखेंगे। हाँ, तो अब आप सोचो सर्वर का संवर हो गया, हम्म। अब संवर हो गया अलग ही अर्थ निकलेगा, तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं। लेखक र लिखना ही भूल जाता है। बिंदु, चंद्र बिंदु एवं लघु गुरु मात्राओं की भूल तो होती ही रहती है। ये तो बहुत कभी ही कॉमन कभी मिस्टेक्स है। मैंने आप लोगों की भी लिखावट में बहुत ऐसी हिंदी की अशुद्धियां होती हैं, जहाँ बिंदी आनी चाहिए वहाँ बिंदी नहीं होती, जहाँ चंद्रमा बिंदी होनी चाहिए वहाँ नहीं होती, छोटा ई का बड़ा ई हो जाता है, बड़ा ई का छोटा ई हो जाता हाँ है सर वो तो होती है। है ना? वैसे बहुत हाँ गलतियां हो रही थी, इस तरीके की गलतियां भी जो है वो होती रहती हैं। यस सर। कभी कभी किसी अक्षर का आगम तो कभी लोप और विपर्य भी हो जाता है। अब कभी रुकिए, इस सेंटेंस का मतलब बताइए चलिए। आगम तो कभी लोप और जैसे एक विपर्य। नया कोई नया अक्षर आ जाता है
ऐसा है क्या सर? आगम हम्म आ जाना हम्म और किसी का अक्षर का लोप हो जाना मीन्स वैनिश हो जाना, और हम्म यह गलत उसका मीनिंग लग जाना भी कार्य बहुत होना। अच्छे, स्मिता जी ने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ आगम सुनते ही हमें लगता है कि अपने कैरेंस की बात की जा रही है, अपने आगमों की बात की जा रही है। नहीं नहीं, आगम माने आना। कुछ ऐड ऑन हो जाता है, कुछ सब्सट्रैक्ट हो जाता है, कुछ डिलीटेड हो जाता है ना, और कुछ का कुछ हो जाता है, कुछ बिल्कुल ही मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है या गलत लिख दिया जाता है। तो तीन चीजें संभव हैं: अक्षरों का लोप होना, या हम शुरू से शुरू गए नए अक्षरों का आना, अक्षरों का लोप हो जाना माने बिल्कुल डिलीट हो जाना, अथवा गलत लिख जाना। तीनों से ही गलतियां हो जाती हैं उन मैन्युस्क्रिप्ट्स में। और आगे एक और गलती बता रहे हैं जो कि रिपीटेशन की होती है। कभी कभी एक ही अक्षर या शब्द दो बार भी लिखे जाते हैं। कभी कभी लिपिक द्वारा भ्रमवश अपने को लेखक से अधिक योग्य समझकर या किसी शब्द का अर्थ ठीक नहीं समझ पाने के कारण कोई अन्यर्थक शब्द या वाक्य समूह रख देता है। ये इस देख रहे हैं, ये गलती होती है ओवर स्मार्टनेस के कारण। ठीक है, कब होती है? जब लिपिक अपने आप को किससे भी ज्यादा स्मार्ट समझने लगता है? लेखक से भी ज्यादा। लेखक से। उसको लगता है नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो जो मूल लेखक ने लिखा है उसको हटा करके वो अपना लिख देता अन्य है। अर्थ डाल देता है या वाक्य। जैसे मान लीजिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। अब किसी को जैन दर्शन की समझ नहीं लेकिन व्याकरण की समझ हो, ठीक है, ग्रामर वगैरह अच्छे से आती हो, तो वो सोचेगा ये तो तीन है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। ये मार्गह नहीं होना चाहिए, मार्गाहा होना चाहिए, बहुवचन होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ करके नहीं नहीं, हो सकता है कि उमा स्वाति से गलती हो गई हो, उन्होंने एक वचन का प्रयोग कर दिया, सिंगुलर का प्रयोग कर दिया, यहाँ प्लूरल होना चाहिए, वो मार्गाहा कर देगा। ठीक है, तो ये तब वैसी गलतियां होती हैं जब लेखक अपने आप को लेखक से अधिक ज्यादा समझता है, या लेखक के जो भाव है उनको सही से नहीं समझ पाता है, तो वो कुछ का कुछ और लिख देता है। हम्म इस संबंध में डॉक्टर टेसिट्री कहते हैं, इन द peculiar condition under which bardic works are handed down, subject to every sort of alteration by the copyist, who generally are bard themselves and often think themselves authorized to modify or improve any text they copy to suit their taste or ignorance, as the case may be. देख रहे, बहुत अच्छी बात इसमें लिखी है। बहुत तरीके के अल्टरेशंस जो हैं वो कॉपीस्ट जो लिपिक होता है, जो कॉपी करने वाला होता है, उसके द्वारा हो जाता है। सबसे पहली बात, वो अपने आप को ऐसा ऑथराइज्ड समझता है कि मैं चेंज कर सकता हूँ। ये मेंटेलिटी ही अपने आप में जो है वो गलत है। ठीक है, अगर हम स्ट्रिक्टली बात करें तो लिपिक का काम कितना है कि अपनी बुद्धि को साइड में रख के जो लिखा है उसे कॉपी करना। ठीक है, आप इस चीज के लिए ऑथराइज्ड नहीं है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये तो लेखक का काम है। जब आप कॉपी कर रहे हैं तब आपको ये ऑथराइजेशन नहीं है कि आप कुछ चेंजेस कर सकें, कुछ बदल सके, है ना। इस तरीके से ये बात है, तो कि उसको कोई किसी भी तरीके से मॉडिफाई कर दे, कुछ नए शब्द ला दें, कुछ बीच में ला दें। अथवा ये कब होता है? ये तब होता है जब अपना टेस्ट, मैंने उसको अपने जो मत है, अपना जो विश्वास है, उसके जो बिलीफ सिस्टम है ना, उसके अकॉर्डिंग उसको रखना हो, अथवा उसको पता नहीं हो, अज्ञानता हो, उसके कारण भी ये सब चीजें हो जाती हैं। वही बात यहाँ पर कही गई है। तो फिर इसको जैनिज्म के हिसाब से दोष नहीं लगेगा? हम्म, बिल्कुल खुद का दोष है। डाल रहा तो वो जैसे मीन्स बोला गया है वैसा नहीं है, जैसे आगम में जो दोष मानते, फिर ये हम्म तो दोष में आ जाएगा सर। हम्म ऐसे दोष होते हैं, और ऐसे दोष सब जगहों पे होते हैं। अपने ग्रंथों में भी ऐसे दोषों की संभावना रही है, और ऐसे हाँ होते ही हैं।
हाँ, लेकिन सर अनजाने में हुए तो छूट सकते हैं, लेकिन अगर खुद को ये अपन समझ रहे नहीं इधर यही आना चाहिए, फिर तो ये जानबूझ के किए गए दोष है। हाँ होते हैं ना, अपने बिलीफ सिस्टम को पुष्ट करने के लिए वो करते हैं ना, उस उनको लगता है कि कोई बात नहीं, हम तो अच्छा ही कर रहे हैं, उधर सही कर रहे हैं, ऐसा होता है। उदाहरण के लिए छरहटा शब्द की जगह चीरहटा या चीरहटा को छरहटा लिखना। इस तरह आखत ले को आक तले करने करने और बाद में आक तले करने में भी है। ऐसे लिपिकर्ता प्रमादवश मूल पाठ में गंभीर विकार उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कैसे वर्ड्स को तोड़ ताड़ करके गलत जोड़ दिया जाता है। अब आखत ले ये दो अलग अलग हैं, अब इनको अलग जगह पे तोड़ दिया। ठीक है, ब्रेक तो किया लेकिन यहाँ ब्रेक किया, और फिर हाँ इसको और इसको कंबाइन कर दिया। हाँ हाँ। और फिर वो आग तले, अब मान लो किसी के पास पहुंची आग तले, अब वो सोचा आग क्या होता है, आंख होता है, अच्छा अच्छा, वो बिंदी छूट गई होगी तो उसने बिंदी लगा दी। सही, आकतले का मीनिंग क्या है आपका सर? मीनिंग क्या आकतले। है? हाँ। हाँ, ये हाँ, तो बहुत पुरानी हिंदी है, जो सर शुरुआत की जो हिंदी है एक उसकी। बात आफत है ऐसी क्या? होती है आफत नहीं। सर, जो हमारे आगम लिखे गए हैं ना, हम्म लेकिन उसका अभी भी ट्रांसलेशन हो रहा है या कुछ भी बुक्स बन रही है, तो हम्म उसमें कई सारी मिस्टेक्स होती है। हम्म अभी एक बुक एक बताती और दूसरी कुछ और बताती, तो वहां पे बहुत सारी गलतियां होती है। हम्म। होता है ना ऐसा। हम्म। तो आखतले का मीनिंग क्या है पुरानी हिंदी में? देखना पड़ेगा, ये तो मुझे भी नहीं पता। ओके। ये तो एक एग्जाम्पल दिया गया है कि है ना, इस तरीके से ऐसा होता है। अपन को तो ये ध्यान नहीं देना है, अपन को देना कैसे कैसे गलतियां होनी पॉसिबल है ना। और यहाँ पर एक बहुत लंबी लिस्ट दे के आगे तैयार की गई है कि कैसे कहाँ कहाँ माने एक कुछ मेजरली अक्षत गलतियां जो ले होती होता है हुई सर। हैं। सॉरी। क्या? आखत का मतलब अक्षत, अक्षत जो देते हैं ना चावल के हाँ दाने, हाँ वो हाँ। अक्षत ले तो आंख तले। बहुत हाँ, तो बिल्कुल ये पांडु अर्थ का अनर्थ हो रहा है ना, कहाँ अक्षत से आंख हो गया। हाँ, वैसा। पांडुलिपि वैज्ञानिक मुनि पुण्य विजय जी ने हस्तलिखित ग्रंथों में प्रयुक्त ऐसे अक्षरों की सूची दी है जिसमें परस्पर समानता के कारण लिपिकर्ता एक के स्थान पर दूसरा अक्षर लिख देता है। ये बहुत अच्छा काम किया है मुनि पुण्य विजय जी ने, और जिसका नाम है भारतीय जैन श्रमण संस्कृति यानी लेखन कला ना। मैंने इसको ढूंढा तो मुझे इसका अभी इनिशियली तो गुजराती ही मिला। मेरे ख्याल से शायद इसका हिंदी या इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी हुआ होगा, एक बार देखना पड़ेगा। बहुत अच्छा है, उसको पढ़ सकते हैं, एक बार देखेंगे। मैंने जब लास्ट देखा था तब इसका गुजराती ही मुझे मिल रहा था, ये मूल में भी गुजराती में ही लिखा गया है। अगर हिंदी वगैरह में लिखा गया हो तो देखता हूँ, मैं शेयर करता सो हूँ क्या आपको है लिंक बुक से। का नाम? ये लिखा ना नीचे फुटनोट पे, ओके, भारतीय जैन भारतीय जन श्रमण श्रमण संस्कृति यानी संस्कृति। लेखन कला। चलिए, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी एक लिस्ट तैयार की है, जिसमें एक कुछ मेजर ट्रेंड्स उन्होंने देखे हैं जो शब्दों के गलत लिखे जाते हैं, गलत लिखे गए हैं। तो उन्होंने उसकी एक लिस्ट तैयार की है। ठीक है, ये कोई याद करने की चीज़ नहीं है, जैसे एक ध्यान में रखने की चीज़ है कि अच्छा अच्छा ये ऐसे भी मेजर मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, अभी आप लोग कुछ प्रैक्टिकली ही कोई टेक्स्ट का क्रिटिकल एडिशन तो नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए भी हम आगे बढ़ते हैं। बट ऐसा ध्यान रखिए कि देखो ऐसा ऐसा ये हो सकता है, ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब ये कैसे एक एक वर्ण की होती है, माने एक एक वर्ण कैसे चेंज कर दिया जाता है। उन्होंने कुछ एक ऐसी लिस्ट भी दी है जहां शब्दों के भी अलग अलग होते हैं। आप अंतर समझ पा रहे हैं किस किस लेवल पे गलतियां होती हैं। वर्ण के लेवल पे अलग गलती है, शब्द के लेवल के भी अलग गलती है, पूरे शब्द का शब्द ही चेंज कर दिया। इसमें हम एक दो शब्द पढ़ लेते हैं, थोड़ा आइडिया लगेगा अपन को। जैसे कि देखिए, प्रभाव को प्रमादवश क्या लिख दिया गया, प्रसव।
प्रसव, हाँ। ठीक है, अब प्रभाव और प्रसव दोनों में अंतर तो आप समझते ही होंगे। हाँ। स्तवन को सूचन, ठीक है, यच को यथा। सर यच का अर्थ क्या है? देखना पड़ेगा हमारा सा, मुझे भी अभी ख्याल में नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे अलग अलग शब्दों के, है ना, अलग अलग अर्थ जो है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मेरे ख्याल से यच जो है वो संस्कृत का शब्द है, उसको वहां पर उन्होंने अलग यथा कर दिया। ऐसे ही याचना से रिलेटेड है सर। हाँ, एक मिनट में देख लेता हूँ। याच का मतलब मांगना, तो यच से। वो तो याचना होता है। याचना अलग है, यहाँ पे यच है इसके लिए। हम्म। एनीवे, इसमें यच्छ ढूंढ रहे हैं तो यच्छ आ रहा है, छ आ रहा है। नहीं मिल रहा है इसमें तो कहीं। यश भी हो सकता है क्या सर? नहीं नहीं, अच्छा सॉरी, वर्ड यच, मूल वर्ड, वर्ड यच है, और जिससे याच से मुझे दिख रहा है वो उसका मतलब दिखा रहा है याचना। हम्म, नहीं मिल रहा है। ये कुछ पुराने शब्द होते हैं, अपन को इतना, वो पुरानी भाषा के जो शब्द हैं वो उतना प्रयोग में नहीं आते ना, इसलिए इतना आइडिया नहीं होता। कुछ संस्कृत के होंगे, कुछ प्राकृत के होंगे, कुछ प्राकृत रूप होंगे, कुछ संस्कृत के रूप होंगे, है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। इस तरीके से इन शब्दों में ये सब परिवर्तन जो है वो आ जाते हैं, है ना। अब देखो, दो हो लखे विया, दो हल कबे दिया। प्राकृत का क्या हिंदी कर दिया, ये सेकंड लास्ट देख पा रहे हो आप, हाँ ये सर। वाला। ठीक है, दो हो लखे विया, ये प्राकृत का है। दो हल कबे दिया। बिल्कुल हिंदी कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसी गलतियां होती हैं, वर्णों की भी गलतियां होती हैं, शब्दों के भी परिवर्तन हो जाते हैं। कभी चलिए। कभी लिपिकर्ता अक्षर ही नहीं शब्द भी प्रमादवश छोड़ देता है। तब दूसरा लिपिक उसकी कमी को अनुभव करता है तो वह अपने अनुमान से ही कोई भी शब्द लिख देता है। इस प्रकार पाठ में विकारों का सिलसिला चलता रहता है। ये समझ में आया? हाँ। ये लिपि करता है, कोई अक्षर छोड़ देता है। अब मान लो नेक्स्ट वाले के पास वो छूटा हुआ मिला, अब लिखते हुए उसे पकड़ में तो आ गया कि कुछ छूटा है। अब क्या छूटा है ये कैसे पता चले? तो दिमाग लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। अब जरूरी थोड़ा ना है वो अनुमान सही हो, एग्जैक्टली वही हो। तो कई बार सही भी हो सकता है, कई बार गलत भी हो सकता है। अब गलत होता है तो फिर उस गलत की परंपरा आगे बढ़ती चली जाती है। तो ऐसा होता है। पांडुलिपि वंश वृक्ष। हम्म। पांडुलिपि के लिपिकर्ता की लेखन कला, किस अक्षर को वह कैसे लिखता है के आधार पर उसकी लेखन शैली का पता लगता है। जैसे वह अ या अ लिखता है, श या ख लिखता है, शिरोरेखा लगाता है या नहीं, भ और म में, प और य में अंतर करता है या नहीं। ये इस क्या कह रहे हैं, प्रकार। समझ में आया आपको? पर सर ये अ और अ का नहीं समझा। देखिए, कहने का मतलब ये है कि
कोई भी व्यक्ति जब लिखता है तो उसकी अलग नहीं, ही स राइट। और क का ध्यान में आ रहा है, पर अ और या अ का क्या है? हाँ हाँ, सुनिए तो महाराज सर। हाँ, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ ये कह रहे हैं कि जैसे कोई भी व्यक्ति लिखता है, तो कोई भी व्यक्ति जो लिखता है ना, उसकी अपनी ही एक राइटिंग स्टाइल होती है, अपने ही लिखने का तरीका होता है। ठीक है। कई बार हमें उसके अक्षर जो है वो समझ में नहीं आते, उसकी यूनिक स्टाइल होती है लिखने की। अब यहाँ यही कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई लिख रहा है, तो वो कैसे लिख रहा है, वो ऊपर शिरोरेखा लगा रहा है कि नहीं, वो प या ख लिखता है, कैसे लिखता है, श कैसे लिखता है, ख कैसे लिखता है, अ कैसे लिखता है, छोटा अ कैसे लिखता है, बड़ा अ कैसे लिखता है ना, प कैसे लिखता है, य क्यों प या बहुत सिमिलर है, म या बहुत सिमिलर है, भ या बहुत सिमिलर है। तो इस तरीके से वो कैसे उन चीजों को डिफ्रेंशिएट करता है, क्या वो एक जैसे ही लिखता है कि वो अलग लिखता है। अब हर किसी की अपनी अपनी एक यूनिक स्टाइल होती है। ठीक है। तो वो अ कैसे लिख रहा है ना, अ कैसे लिख रहा है, यहाँ एक बड़ा आ भी हो सकता है, छोटा आ भी हो सकता है ना, अन्य अ के अर्थ में हो सकता है कि वो साथ में ही लिखता है कि अलग लिखता है, संधि करके लिखता है कि संधि को विच्छेद करके लिखता है ना, इस तरीके से। इस प्रकार के प्रत्येक लिपिकर्ता की प्रति में अपनी अपनी विशेषताएं होने के कारण वे दूसरे लिपिकर्ता से अवश्य भिन्न होंगी। ठीक है, तो हर अतः चीज अपनी अपनी अलग होगी, यूनिक होगी, और वो दूसरे से अलग होगी। अतः वंश वृक्ष में प्रथम स्थानीय संतानें ही तीन लिपिकों के माध्यम से तीन वर्गों में विभाजित हो जाएगी। इन प्रथम स्थानीय प्रतियों से फिर अन्य लिपिकर्ता प्रतिलिपियां तैयार करेंगे और एक के बाद दूसरे प्रतिलिपियां तैयार होती चली जाएगी। इसे इसे निम्नलिखित वंश वृक्ष से समझा जा सकता है। इस ठीक, वंश वृक्ष में क के द्वारा तीन प्रतिलिपियां तैयार की गई थी। देखो इसको समझ लीजिए, फिर आप पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। एक है मूल पाठ, कौन लिखता है मूल पाठ? लेखक। लेखक। ठीक है। हम्म तो अब लेखक ने मूल पाठ लिखा, अब हम्म उस मूल पाठ से ही उसी समय कितनी कॉपीज बनी, 3 कॉपी बनी। ठीक है। हम्म एक ये लिपिकार क ने बनाई, एक ख ने बनाई, एक ग ने बनाई। ठीक है। ये मूल लिपि से ही बनी। अब इस मूल लिपि से बनने के बाद ही, माने मूल प्रति से बनने के बाद ही, फिर इस क से कितनी बनी, फिर उससे 3 बनी, ख वाली प्रति से 2 बनी, ग वाली से 4 बनी। ठीक है। अब किसी का वंश आगे बढ़ता है, किसी का नहीं बढ़ता है। हम्म अ वाले से कोई कॉपी नहीं हुई, माने मूल पाठ से जो क प्रति बनाई थी और जो पहली प्रति थी उसकी किसी ने कॉपी नहीं की। सेकंड वाले से 2 कॉपी हुई। ठीक है। ख वाले से नहीं हुई, लेकिन ग वाले की पहली प्रति से 5 हो गई, दूसरी प्रति से 1 हुई, तीसरी प्रति से 2 हुई। ठीक है। ऐसे करते करते वो वंश आगे बढ़ता चला जाता है। सभी को समझ में आ रहा है ना कि पांडुलिपियों का वंश कैसे बढ़ता है आगे। हाँ ये ऐसे। नंबर के प्रति से 2 लिपिकर्ता एवं 3 नंबर की प्रति से 1 लिपि तैयार हुई। ख ने 2 प्रतियां लिखी थी, किंतु इनसे कोई प्रतिलिपियां तैयार नहीं की गई। इस प्रकार इस प्रति का वंश यही समाप्त हो गया। ग ने 4 प्रतिलिपियां तैयार की थी, जिनमें आगे चलकर प्रथम से 5, द्वितीय से 1, तृतीय से 2 प्रतिलिपियां तैयार की गई, किंतु चौथी का वंश नहीं चला। इस प्रकार यह वंश वृक्ष बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रत्येक पांडुलिपिकर्ता अपनी अपनी लिपियों में कुछ नवीनता या वैशिष्ट्य जोड़ता ही है। यह प्रतिलिपि सामान्य सृजन की प्रक्रिया है। अब आप मूल समझ रहे हो, एक अब जैसे ये आगे भी बढ़ता जाता है ना, ऐसे इसमें अलग अलग नई नई चीजें भी जुड़ती चली जाती हैं। फिर वो गलतियां भी और लेवल पे नई नई बढ़ती चली जाती हैं, तो वो सारी चीजें होती हैं, नई नवीनता भी आता जाता है। अब पांडुलिपि करता हर चीज को अपने स्टाइल में लिखेगा, अपने तरीके से लिखेगा, कुछ नया भी होगा, कुछ अलग भी होगा। ऐसे करके वो आगे बढ़ता चला जाता है।
मूल पाठ्येतर लिपि और पाठालोचन। वस्तुतः पाठालोचन की आवश्यकता तब होती है जब हस्तलेखागार में मूल पाठ की चौथी पीढ़ी की दूसरी शाखा की 3 प्रतियों में से प्रथम प्रति की 5वीं प्रतिलिपि की दूसरी प्रति उपलब्ध होती है। देखिए बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं। अब हमें पाठालोचन की जरूरत कब होगी? क्या मूल पाठ से कुछ पाठालोचन की जरूरत होगी? नहीं, क्योंकि मूल पाठ मिल गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हमें ऐसे वंश 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 बाद एक किसी वंश का दूसरी शाखा, किसी वंश की तीसरी शाखा, ऐसे कुछ कुछ मिल रही हैं, तो अब हमें अलग अलग वेरिएशंस मिलेंगे। अब जब हमें अलग अलग वेरिएशंस मिलने लग जाते हैं तब तक मूल पाठ की आवश्यकता, तब तक पाठालोचन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये सारांश है कहने का कि हमें जब वेरिएशंस अलग अलग बात की मिलने दिखने, और वो वेरिएशंस हमें बात के कब मिलेंगे? जैसे ही वो तीसरी, चौथी, पांचवी आगे ऐसे बढ़ती चली जाती है ना, ऐसे बात बात की, वैसे ही हमें मूल पाठालोचन की आवश्यकता महसूस होने लगती है। अगला देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, शेपक। ये आपको जरूर समझने योग्य सबको। क्षेपक। जिस प्रकार पांडुलिपिकर्ता के प्रमाद के कारण पांडुलिपि में वर्तनी एवं शब्द भेदों संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार शेपक प्रशिक्षांश अथवा छूट के कारण भी विकार आ जाता है। कहा जाता है कि एक मिनट अपने मानसा, मूल इतने रूप में इतने इतने ही रहने दो। क्या समझ में आया शेपक का अर्थ? तो किसी चीज जो पर छूट दिया गया। देखिए, शेपक का मतलब वो होता है जो मूल लेखक ने नहीं लिखा, लेकिन बाद के किसी प्रतिलिपिकार ने उसमें जोड़ दिया। अब आप समस्या समझ रहे हो? मान लो कि कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है 2000 साल पुराना, पहुंचते 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 किसी को मिला 7th सेंचुरी में। ठीक है, 7th सेंचुरी में उसको कोई बात कहनी थी, और ये कहनी थी, ये बात प्रूफ करने के लिए कि ये बात दो 700 साल पहले उन्होंने कही है। तो वो क्या करेंगे? जब उसकी प्रतिलिपियां बनाएंगे तो उसमें मूल में जोड़ देंगे। देखो, नहीं समझ में आया? जैसे मैं कुछ एक एग्जांपल से समझाता हूँ, खतरनाक एग्जांपल है बट सुन लीजिएगा। मान लीजिए कि हम, कुछ चीजें हैं जो अभी की हैं, बाद में नहीं है। अब मान लीजिए कि हम रामायण लिख रहे हैं, ठीक है। अब वो एक कोई भी भारतीय रामायण हो सकती है। अब उस रामायण में जब राम जी का स्वागत होता है, तो हम उसमें ये ऐड कर देते हैं कि राम जी के स्वागत पर पटाखे चलाए गए, क्योंकि हमें पटाखे की वो चीज करनी थी। अब आप ये देखिए, राम जी के समय तो ना तो पटाखे थे, ना कुछ था, लोगों ने वैसे स्वागत भी नहीं किया फायर क्रैकर से, इन सब चीजों से। लेकिन हमें अपनी मान्यता पुष्ट करनी थी, तो हमने किसी एक प्रतिलिपि के उसमें, मैंने एक जो एडिशन करवाया, उसमें कहीं जोड़ दिया कि जब रामचंद्र जी आए तब लोगों ने पटाखे चला करके स्वागत किया। तो अब उस चीज की वैल्यू कितनी हो गई? अब वो बहुत पुरानी हो गई कि देखो 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 ये परंपरा कितनी पुरानी है। अब समझ में आ रहा है कि ये कितने बायसनेस के कारण ये, और कितने गलत इंटेंशन से ये शेपअप किया जाता है। कनेक्ट कर दिया जाता है, करेक्ट। उसको बता दिया वो बहुत प्राचीन हो गई। तो इस तरीके से भी अपने अपने एजेंडा को सिद्ध करने के लिए बहुत सारी चीजों को पांडुलिपियों में ऐसे जोड़ा भी गया है जो मूल ग्रंथकर्ता ने नहीं कही हैं, और बाद के लोगों ने उसकी कॉपीज बनाते वक्त उसमें बीच में कहीं ऐड कर दी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कहीं चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने, देखो एक खतरनाक बात है, अब मैं इसको थोड़ा जैन दर्शन के कॉन्टेक्स्ट में कहने की कोशिश करता हूँ, है ना। खतरनाक बात क्या है? जैसे मान लीजिए अपने जैन दर्शन में ही दो परंपराएं हैं, समझने के लिए आप लोग समझिएगा, है ना। एक वो परंपरा है जो मंदिर जाती है, दर्शन करती है,
और एक वो परंपरा है जो मंदिर नहीं जाती है, दर्शन नहीं करती है। अब कोई एक टेक्स्ट था पुराना, उस पुराने टेक्स्ट में ये लिखा था कि सीता जी ने भगवान का स्मरण किया, ठीक है, जिनेंद्र भगवान का स्मरण किया। लेकिन अगर वो कोई मंदिर मार्ग की परंपरा की होगी तो उसमें मंदिर वाले एलिमेंट्स जोड़ दिए जाएंगे कि उन्होंने भगवान को पूजा की, आरती की, भक्ति की, चंदन पूजन किया, ऐसा किया वैसा किया, है ना। और अगर वो बिना मंदिर मार्गी की परंपरा का होगा तो वो उसमें वो सारे एलिमेंट्स हटा करके उन्होंने भाव से पूजा की, भक्ति की, और इतना ही कर दिया जाएगा। अब समझ में आ रहा है कैसी चीजें ट्विस्ट एंड टर्न भी की जाती हैं धीरे धीरे करके। ये सब चीजें होती हैं और ये सब चीजें हुई हैं। ये इंडियन लिटरेचर में भी होती हैं और अपने जैन लिटरेचर में भी होती हैं। सर हम्म। एक मिनट सर, मुझे डाउट है। जैसे अपने आगम है और हर जगह ये सब बातें आती है, तो हम्म। उसमें तो कब से लिखा गया है ये तो हमको नहीं पता है, क्योंकि वो तो हम्म। कितने दिन से चले आ रहे हैं। पर हम्म। उसको तो पढ़ ही रहे हैं ना। हम्म। तो तो फिर तो मेरी भी उस चीज को मानना या नहीं मानना? मैं समझा नहीं। आपने कहा ना, पूजा हुआ, अर्चना हुआ, क्या हम्म। क्या क्या सब कुछ किया, तो फिर हम्म। हर जगह कुछ ना कुछ बातें आती है, तो फिर उस चीज को मानना या नहीं मानना? हम्म। ये मैं समझा नहीं, क्या मानना नहीं मानना है। नहीं सर, वो कह रहे हैं ना कि जैसे कि किसी ने अभी रिलेट कर लिया, जैसे एग्जांपल आपने दिया कि राम क्योंकि जयंती जो पटाखे चले थे, लेकिन अब तो हम तो पढ़ रहे हैं ये वाली ना, तो जो अभी जो पढ़ रहे हैं उसको माने कि नहीं माने, क्योंकि या फिर जाए उसका तो सर उसके वो पीछे सारा जानकारी मतलब लेने। प्राकृत में लिखा है, उस चीज का हम मतलब अध्ययन भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो उस चीज को मानना या नहीं मानना? अगर नहीं मानोगे तो अपनी श्रद्धा जाएगी, हम्म। तो फिर क्या करें? कई बार ऐसी दुविधा में पड़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब तक हमें ये पता नहीं होता है कि वो और प्रक्षिप्त कहा अंश जाता है, है कि वो शेपक कि अंश है कि नहीं है, जब तक हमें ये चीज आइडेंटिफाई नहीं हो जाती तब तक हम कैसे समझें। नहीं, लेकिन सर अगर हम उसमें शंका करते हैं तो फिर वो भी तो दोष आता है ना। हम्म। नहीं, पर देखिए दो सेम चीजें सेम हैं। डाउट सेम तो डाउट मेरे अपना को भी दोष। आया था। आगम, हाँ सर, देखिए ये दो सेम डाउट मुझे भी है। दो अलग अलग चीजें होती हैं। एक होती है आप्त के वचनों पे शंका करना, और एक होता है जो अभी मिला है उस पे। ठीक है, आपको दो बातें तो अलग सर वो अलग है। इतने साल से चले आ रहे हैं ना, तो फिर वो आपके ही तो वचन है ना। ये बहुत ही, क्या बोले हैं, कॉम्प्लिकेटेड कमजोर। मामला। नहीं नहीं, ये बहुत ही कमजोर हेतु है जो आप दे रहे हैं। अगर बहुत सालों से चली आ रही है उसको सही माना जाए तो फिर बहुत साल से बहुत कुछ चला आ रहा है उन सबको सही मानना पड़ेगा। ठीक, सही और गलत का निर्णय इस बात से नहीं होता है कि वो कितने साल से चला आ रहा है और कितने साल से नहीं चला आ रहा है। कोई भी पुरानी चीज होती है उसको जब गलत बताया जाता है तब उसको सबसे पहले हेतु यही दिया जाता है कि साहब बहुत सालों से ऐसे ही चला आ रहा है। पहले पर्दा प्रथा थी, ये विधवाएं प्रथा थी, ऐसे भी थी ना कि लोगों को विधवा होते ही मार देते थे, मैंने वही सती सती प्रथा सिस्टर। थी, ये सब थी। तो इन सब में भी यही हेतु दिया था ना कि बहुत पुरानी है, ऐसी चलती है। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज की सत्यता और असत्यता उसके सही गलत से होती है, उसको वो कितना पुराना है कितना नहीं है, इस चीज से नहीं होती है। पहली बात तो सिर्फ यही एक क्राइटेरिया नहीं होता है। हो सकता है कि कुछ चीज गलत हो और वो पुराना हो और वो चला चला आ रहा हो सकता है कुछ नया अच्छा हो और जो नहीं चला आ रहा हो। तो किसको ग्रहण करना और किसको ग्रहण नहीं करना, तो हमारे ग्रहण करने और नहीं करने की दृष्टि अच्छे बुरे माने सही गलत पे होनी चाहिए, ना कि वो पुराना है कि नया है इस बेस पे। अगर हम सिर्फ एक दृष्टि से सोचें, और इसीलिए देखिए हमें जो वेरिएशंस मिलते हैं, अलग अलग देखने को मिलते हैं, वो इसी कारण ही तो मिलते हैं। आप देखो, सत्य बात तो ये है कि उमा स्वाति ने एक ही तत्पर सूत्र लिखा था, कि दो लिखे होंगे, दिगंबरों के लिए अलग और श्वेतांबरों के लिए अलग। एक ही लिखा था सर उन्होंने तो। ऐसा तो नहीं किया होगा ना कि हाय दिगंबर्स दिस इज फॉर यू, हाय श्वेतांबर्स दिस इज फॉर यू। ऐसा तो नहीं किया होगा ना कि हाँ मैं दोनों को बैलेंस करके चलता हूँ, आप लोग ये चलाना आप लोग ये चलाना। ऐसा तो नहीं किया होगा ना। लिखा तो वो एक ही बाद तत्पर में सूत्र फिर ना। पीछे से जिन्होंने लिखा उन्होंने लिखा है। क्या चीज?
उन्होंने तो एक ही बनाया, फिर आगे जिन्होंने बनाया है उनके बाद फिर उन्होंने हम्म किया रहेगा। हम्म तो अब वो धीरे 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 ऐसी ऐसी चीजें हुई, फिर हमें वेरिएशंस मिलने लग गए, फिर पैसे परंपराओं के वेरिएशंस मिलने लग गए, फिर बहुत पुराने पुराने वेरिएशंस मिलने लग गए। सब चीजें हैं ऐसी। तो इसी कारण तो हुआ कि किसी ने उस एक में कुछ घटाया होगा, कुछ बढ़ाया होगा, कुछ कम किया होगा, कुछ वैसे किया होगा। तभी तो जाके आज हमें सूत्रों की संख्या अलग अलग मिलती है। हाँ। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो वो कहीं ना कहीं वो इसी का ही प्रतिफल है। और फिर दोनों ही में से जो होंगे, कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अभी आप पढ़ेंगे तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो जैसे श्वेतांबर एडिशन में है तत्पार सूत्र के। अब वो वैसा मानते नहीं है, लेकिन तत्पार सूत्र के एडिशन में वो चीज है। कुछ चीज ऐसी दिगंबर एडिशन में मिल जाएगी जो वैसा मानते नहीं है, लेकिन उसके एडिशन में वो चीज है। ऐसे परस्पर विद्वान भी ऐसे चीजें निकालते हैं, करते हैं। ये सब रिसर्च के विषय होते हैं। जब आप बहुत गहराई से शोध करते हैं, बहुत गहराई से रिसर्च करते हैं, तब ये सारी चीजें मिलती हैं। सामान्य जन को तो ऐसा नहीं होता। देखो बहुत सिंपल सी बात है। आज मैं आपको एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल करना हो तो आप लोग ऐसे समझिए। आप हर जैनी के पास जाइए, हर अलग अलग संप्रदाय के जैनी के पास, और उसको बोलो कि तुम्हें भगवान महावीर का एक चित्र बनाना है। ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि हर जैनी वो भगवान महावीर का चित्र कैसा बनाएगा? सर वो जो फोटोज है उसको देख के बना लेगा। हाँ, उसको ही देख के उसको तो नहीं बनाना। पता एक उपति भगवान डालेगा, एक कैसे वस्त्र है। डालेगा सर। देखो जयदीप जी सही बोल रहे हैं। अब अलग अलग वो महावीर की इमेज बनेगी, नहीं और अलग 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 बने संप्रदाय वाले उसकी अलग अलग इमेज बनाएंगे, और वो चलता भी, वो आप देखो ना आज भी ऐसे ही चलता है। इमेज अलग बनेंगी, लेकिन उसका जो स्वरूप है मेन वही आएगा। कोई उसमें जैसे जैसे संप्रदाय, कोई आंख लगाएगा, कोई नहीं, कोई ध्यान वो में वो स्पष्ट हो करेगा सर। जाएगी। वो सारी चीजें हम आएंगी कि नहीं जैन को आएंगी? आएगी सर। वो बाहर का ये आएगा, पर जो देह है वो सेम ही आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता। हाँ। क्या चीज? अभी मीन्स तीर्थंकर के जो देह का, शरीर का वर्णन है वो वैसे ही आएगा, सिर्फ हम्म ऊपर की रूपरेखा बदलते जाएगी। कोई ध्यान में रखेगा, कोई हम्म आंखें से खुली रखेगा। वो जो हम्म जैसे जैसे संप्रदाय में है मान्यता, वो उसमें वो डालेगा फिर बाद में। ये आएगा। अब अपने अपने संप्रदाय के एलिमेंट्स ऐड होते चले जाएंगे ना, यही तो बात है। बाहर ही डालेगा सर, अब लेकिन अंदर क्या डाल देगा कोई व्यक्ति? अरे अरे वो सर, उसी मूर्ति समय का पे स्वरूप डाल एक देगा ही ना, आएगा। बनाएगा जब। हाँ, बरोबर ही देखो तो बोल रहे। बाहर से ही तो सब चेंज हो गया। स्वरूप ही तो चेंज हो गया इससे। एक कपड़ा तो पहनाएगा, किसी एक सर कपड़ा नहीं सब ध्यान में पहनाएगा, ही एक रखेंगे, सजावट सिर्फ करेगा, एक आंखों नहीं से करेगा। होगा सर। एक स्थापना निक्षेप मानेगा, एक स्थापना निक्षेप नहीं मानेगा, एक अलग मानेगा। इससे अलग अलग स्वरूप आएगा कि नहीं, निकल के आएगा महावीर का। इसी से तो महावीर का स्वरूप बदल गया। महावीर ने तो कुछ एक ही किया होगा ना, कुछ एक ही हाँ, रहा होगा ना, ऐसे अलग अलग तो नहीं किया होगा ना। स्वरूप अलग अलग क्या होता है? यही तो बाहर से स्वरूप बदल गया, बाहर के यानी इमेजेस बदल गई। हम्म, बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए। अभी तो हम उस लेवल से सोचते हैं ना, श्रद्धा के लेवल पे, तो हम ऐसे सोच में नहीं पाते हैं। बहुत अजीब सा लगता है, नहीं हम ऐसे कैसे सोच लें ऐसे। और बहुत सारी चीजें विचार करने की हो जाती हैं, सर कल समझने तप की के हो बारे में, जाती हैं। कल तप के बारे में थोड़ा बुक्स पढ़ रहा था सर। उसमें तप करने से, तप जब तपस्या कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या करना है, गुरु वंदना करना है, पूजा करना है, चावल चढ़ाना है, साक्या करना है, ये सब लिखा हम्म हुआ है। जो एक्चुअली हम्म आगम में कुछ लिखा ही नहीं है ऐसा। हम्म बट थोड़े बुक्स में ऐसे भी लिखे हुए हैं। अभी जो महाराज साहब ने पूछा उसी तरह प्रश्न है। इसमें थोड़ा बहुत कुछ लिखा है, इसमें कुछ लिखा है, देन कौन हम्म। सा हम श्रद्धा रखनी चाहिए और किसे हाँ, मानना नहीं चाहिए तो सर? हम, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रेस कर सकते हैं कि ये सारी चीजें कब से ऐड होती चली गई, मूल में क्या है। इसलिए तो मैं आपसे बार बार क्या कहता हूँ, मूल से पढ़ो, मूल से पढ़ो। अगर आप लोग थोड़ा सा भी क्लास में अटेंशन देते हो तो मैं कितना इस पे पक्ष में रहता हूँ कि आप मूल से पढ़िए। कई बार क्या होता है कि जब हम मूल से पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि शुरुआत में क्या था, फिर ये कब ऐड हो गया, कब ये चीज आ गई। तो इससे हम थोड़ा सा क्रिटिकली हो पाएंगे कि अच्छा ये कोई ऐसी परंपरा नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये बाद में ऐड की गई है। क्यों ऐड की गई, अच्छा ऐड भी की क्यों की गई, किस लिए की गई, क्या उद्देश्य रहा होगा, किसने मानी नहीं मानी, ये सब रिसर्च के क्वेश्चंस बनते हैं। और ये सब चीजें हमें फाइंड आउट करना होता है। यही काम हमारे रिसर्च का होता है। एक
मंदिर मार्गी तप करते हैं तो वो कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या मंदिर वाली चीजें एलिमेंट्स ऐड होते हैं। एक स्थानक वासी तप करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हैं जो वो एलिमेंट्स ऐड नहीं होते हैं। वो अगर ऐसा करते तो ऐसा क्यों करते हैं, वो ऐसा नहीं करते तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं, और ऐसा भेद जो देखने को मिलता है ये कब से मिलता है, कहाँ मिलता है। यही तो सब कुछ सोचना है, यही तो सब कुछ देखना है, यही तो शोध है, यही तो रिसर्च है। वैसे बहुत चीजें होती हैं। चलिए, बहुत समय हुआ शेपक वाला। ठीक है, तो ऐसा मुझे पता था ये आप लोगों के लिए नया विषय होगा और एक शॉकिंग विषय भी होगा, बट ऐसा भी होता है, ऐसा भी हुआ है ना। इसीलिए कई बार, अरे आप तो सिर्फ इसका बोल रहे हो, आगे पता है एक और आने वाला है। पूरा ग्रंथ का ग्रंथ ही नकली होता है, जाली होते हैं, ऐसे भी लिखे गए हैं। तो ऐसा भी होता है, आप तो सिर्फ एड ऑन में घबरा गए कि सर ऐसा कैसे होता है, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्यों कर दिया। ये ग्रंथ नकली है सर। हाँ, ये कैसे पता चलेगा हमें कि ये ग्रंथ नकली है? चलेगा चलेगा, चलता है ना। जब हम रिसर्च करते हैं, ढूंढते फोन हैं, करके विचार करते साथ हैं, और मालूम पड़ जाए, टेंशन मत लो। तब पता उसको नहीं चलता है। ना सर, ये आप बोल रहे, लेकिन अपन मूल तो देखते ही है, मूल कोशिश करते हैं, नहीं मिलता, लेकिन फिर ऐसा होता है ना, इस पे भी आक्षेप लेना, तो कभी कभी ये सही रहा ना, अपन गलत बता रहे तो फिर तो दोषी भी रह सकते ना अपन। हम्म, समझा नहीं मैं, क्या कह रहे हैं। अभी मूल ग्रंथ नहीं मिला, जो हम्म है, जो सालों से परंपरा चालू है, उस हम्म पे उंगली अगर उठा रहे हैं, तो हम्म ये भी नहीं बोलने के लिए कोई है ना कि ये सही है क्या गलत। अगर सही रहा और हम उस पे उंगली उठा रहे तो दोषी हो गए ना हम फिर। हम्म इसीलिए परीक्षा प्रधान ही होता है, इसीलिए परीक्षा होती है। अच्छा। तो किसी भी चीज की परीक्षा होती है तो कैसे होती है, हम लोगों का क्या है ना, हम लोगों ने अपने न्याय के आचार्य जो हैं वो लोग क्या करते हैं, वो कैसे परीक्षा करते हैं, क्या करते हैं, जरा सोचिए। हाँ। हमारे जैन आचार्य बोलते हैं कि ना तो मुझे महावीर से पक्ष है, ना मुझे कपिल आदि से द्वेष है, जिसके वचन मुझे युक्ति पूर्वक लगेंगे वो मैं स्वीकार करूंगा। एक परीक्षक व्यक्ति जो होगा वो ये विचार करेगा कि क्या बात युक्ति पूर्वक है। अगर कोई परंपरा जैन दर्शन में है तो जैन दर्शन का स्वरूप कैसा है, जैन दर्शन क्या मानता है, उस मान्यता के अकॉर्डिंग ये कितना सही है, कितना गलत है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बेसिक सी बात कहता हूँ। मान लो कल को आपको कोई एक ऐसी पांडुलिपि मिले जिसमें ये हाँ। लिखा हो कि बलि करना अच्छा है, पशुओं की बलि करना अच्छा है और इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, और मान लो वो परंपरा चल पड़े, तो क्या करना फिर बताओ। गलत है नहीं, सर। ये तो गलत ही है, ये तो हो ही नहीं 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 सकता ये। नहीं, वो तो परंपरा है, वो तो चलानी पड़ेगी, वो तो सही होती है, वो तो किसी ने सोची सर, है तो सोच समझ के की है। ये तो भगवान महावीर के अनुशासन के खिलाफ ही हो गया, हाँ, अब अपन समझ में आ अहिंसा रहा है में। ना कि वो पूरा मोटिव के ही अलग हो गया, तो उससे समझ में आ जाता है ना कि हाँ, जैन हम दर्शन में वो चीज अहिंसा एक्सेप्ट ही नहीं प्रदान हो वाले सकती। हैं। हाँ, हिंसा हो हाँ, ही नहीं सकती। तो ये आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, ये आपने आइडेंटिफाई किया परीक्षा करके। जैन दर्शन क्या है, जैन दर्शन का स्वरूप क्या है, जैन दर्शन क्या मानता है, वो किस पे वजन देता है, वो ये चीज मानेगा नहीं मानेगा, कैसे मानेगा, है ना। तो उस सारी तरीके से वो सारी चीजों का खंड, अगर कल को हमें लिखा भी मिल जाए तो भी वो खंडित हो जाएगा, तो भी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। पॉइंट हम्म। पकड़ में आया ना, तो इसका हाँ सर, मतलब। ये जैसे जैन लॉजिक में अपने को एक पॉइंट मिला था, उन्होंने विभंग ज्ञान को ये ज्ञान में नहीं लाने के लिए एक ही पॉइंट दिया था, जब आपने हमको समझाया था कि देखो कैसे कैटेगरी कर दी है, और उन्होंने विभंग ज्ञान को मान्यता नहीं दी। तो वो ही बोल रही हूँ समय कि वो उतना सोच सके, उन्होंने अलग कर दिया ना, अपन तो कोई दूसरा भी ले सकते हैं, इसीलिए मैंने बोला कि उन्होंने तो उतना भी आइडेंटिफाई किया, छोटी सी चीज। हम्म तो हम लोगों को भी क्या होना चाहिए, परीक्षा परीक्षा। प्रधानी होना चाहिए, है ना। हम लोग हाँ। क्या है कि, और ऐसा नहीं कि ये कोई नई चीज है, हमारे हम्म। आचार्य हमें बोलते हैं कि भैया अंधश्रद्धा किसी पे भी मत रखो, कि ऐसा मान लिया, ऐसा कर लिया, ऐसा हो गया, ठीक है लिखा है उसकी वैल्यू है, लेकिन वो कितना सही है कितना नहीं है हम ये परीक्षा करेंगे। ठीक है, ऐसे हम हर चीजों से विचार करेंगे। कोई को कल को आके बोले कोई भी कि हमारा आशीर्वाद से हम तुम्हें मोक्ष करा देंगे, बताओ।
नहीं, ऐसा सर नहीं इतना है। आसान है मोक्ष? इतना इतना आसान होता तो भगवान महावीर स्वामी को इतना ये नहीं करना पड़ता। तो तो हम वही तो विचार पूछ रहे हैं। नहीं, तो हम हाँ क्या ना, विचार करेंगे, उनको तो तो हम कितने विचार कर्म करेंगे भुगतने पड़े। मोक्ष क्या होता है, मोक्ष के कारण क्या है, किससे मुक्ति होती है, किससे मुक्ति नहीं होती है। तो हम उससे विचार कर लेंगे ये आदमी फर्जी है जो कह रहा है कि मैं तुम्हें मोक्ष दिला दूंगा, फ्रॉड है। क्योंकि तो जैन फिर दर्शन में तो श्रेणी ऐसा राजा कहा है। तो नरक में जाते ही नहीं, वो तो तीर्थंकर के दर्शन कर चुके थे। हम्म। ऐसे दर्शन होते तो ये तो सबसे कर्म पहले काट विचार चुके हैं आएगा ना ना। उनके। अरे पर वह तीर्थंकर रा दर्शन जी का करे, ऐसा बोलो कि हमारा दर्शन करके मोक्ष जाओ या नहीं। नहीं तो नहीं फिर नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। जब हाँ, तो तक वही कर्म सोचेंगे ना, फिर तो सबसे पहले तो श्रेणिक राजा को ही मोक्ष मिल जाता था। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कुल मिला के क्या ये कहना सब। चाह रहा हूँ। परीक्षा हाँ, ये प्रदानी, सब। पांडुलिपियों की भी हम परीक्षा करते हैं कि वो चीज़ सही है कि गलत है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों के आपको परीक्षा प्रदानी माने एक अच्छा रिसर्चर वो होता है जो परीक्षा प्रदानी होता है, और एक बुरा रिसर्चर वो होगा, आप लोगों की डेजर्टेशन अच्छी होगी बुरी होगी वो इसी पे निर्भर होगी। अगर आप लोग अपने अपने संप्रदाय अपने अपने पंथ उसी पे ही बाध्य होकर के ही विचार करोगे और दूसरे का कंसिडर भी नहीं करोगे, सोचोगे भी नहीं, तो इसका मतलब है कि वो रिसर्च बायस्ड है। और ज्यादातर जैन रिसर्चों में सब ऐसा ही हो रहा है। मैं आपको पहले भी जब रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाई थी तब भी आपको बताया था। कुल मिला के बात इतनी सी है कि आपको परीक्षा प्रधानी होना पड़ेगा और फिर ये विचार करना पड़ेगा ये सही है कि ये सही है, ये ऐसा है कि वैसा है, सही क्या है, क्या सही होगा, क्या होना चाहिए। फिर कहीं विरोधाभास दिखता है तो क्यों दिखता है, कैसे होता है, क्या नहीं है, वो सब चीज़ें विचार करने की होती है। अपनी बुद्धि को गिरवी नहीं रखना होता है, बेसिकली आपको अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करना होता है, विचार करना होता है, क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तर्क करने पड़ते हैं, क्यूरियस होना पड़ता है ना। वही एक बहुत अच्छा चिन्ह होता है, तब जाके निशंक प्रकट होती है, निशंकित हो जाते हैं। निशंकता का अर्थ ये थोड़ी ना है कि अंधश्रद्धान कर लो, जैसा मैं बोल रहा हूँ चुपचाप वैसे ही मान लो। ठीक है, चलिए। ठीक है, पांडुलिपि वगैरह के संदर्भ में विचार किया, ऐसे ही आप लोग सोचना। अभी की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। Thank you so much.